ह्यूमन बिहेवियर और डिसीजंस लेने के फील्ड में हमारा दिमाग नोटेबल टास्क करने में कैपेबल है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम कभी कभी इम्पल्सिव चॉइसेस क्यों बनाते हैं? नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कॉनमैन की बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमारे दिमाग के प्रोसेस में डीपली उतरती है। दो अलग अलग सिस्टम्स को बताती है जो हमारे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। पिछले पार्ट में मैंने आपको सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के बारे में बताया था और उसी के साथ साथ कुछ दूसरे नियम भी बताए थे। चलिए अब आगे के रूल्स बताने से पहले पिछले भाग का एक रिकैप आपको बता देता हूँ। कॉनमैन हमें सिस्टम 1 से इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे ब्रेन की तेज सोचने वाला प्रोसेस जो इजी और ऑटोमेटिकली काम करता है। ये सिस्टम हमारे आसपास की दुनिया के फास्ट इजी डिसीजंस और रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह एक्सपर्ट है, लेकिन यह प्रेजुडिस और मिस्टेक प्रोन है। हम डेली के कामों के लिए सिस्टम 1 पर भरोसा करते हैं, जैसे कि चेहरों को पहचानना, जिन लोगों से हम मिलते हैं उनके बारे में फास्ट डिसीजंस लेना। हालांकि हार्ड प्रॉब्लम से निपटने के दौरान ये हमें गुमराह कर सकता है, जिसके लिए केयरफुल एनालिसिस की ज़रूरत होती है। एक तरह से हमारी सोच में आदत है, जिसकी वजह से हम बहुत सी सिचुएशंस में बिना कुछ सोचे अपने आप ही जल्दी से एक्शन लेते हैं, जैसे ब्रश करना, जूते पहनना, और इसकी वजह से हमारी एनर्जी कम खर्च होती है। सिस्टम 1 के ऑपोजिट सिस्टम 2 हमारी स्लो थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। यह सिस्टम कॉन्शियस लॉजिक, मेंटल एफर्ट्स और अटेंशन की डिमांड में शामिल है। यह एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्यूशन और रेशनल लॉजिक में इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। सिस्टम 2 हमें इंफॉर्मेशन का असेसमेंट करने, कैलकुलेटेड डिसीजन लेने और प्रेजुडिस को दूर करने में मदद करता है। हालांकि इसकी डिमांड नेचर के कारण हम अक्सर ज़्यादा इजी सिस्टम 1 के लिए डिफ़ॉल्ट होते हैं, जिससे बेहतर डिसीजंस और ऑप्शंस मिलते हैं। मतलब ये कि नेचुरली हम सिस्टम 1 ही चूज़ करते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है एंकरिंग। ये एक टाइप का ह्यूरिस्टिक है जो हम तब इम्प्लीमेंट करते हैं जब हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कोई हमसे पूछे कि नेल्सन मंडेला ने कितने साल जेल में गुजारे, 30 साल से कम या ज़्यादा तो हो सकता है, लेकिन आप कहेंगे कि मुझे पता नहीं। इंटरेस्टिंगली बात यह है कि अगर कोई हमसे उसके तुरंत बाद ये पूछे कि नेल्सन मंडेला ने जेल में कितने साल बिताए थे, तो आप ज़रूर 30 साल के आसपास का टाइम ही बताएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पहला क्वेश्चन आपने सुना, आपने दूसरे क्वेश्चन का जवाब उसके बेस पर दिया। 30 नंबर आपके पहले क्वेश्चन में सुना गया और वही आपके दूसरे क्वेश्चन के आंसर का बेस बना। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स पिछले पार्ट में शेयर किए गए थे। तो चलिए अब पिछले पार्ट के बाद की समरी को कंटिन्यू करते हैं। 7th पॉइंट है फ्लैशबैक्स। हम इंसिडेंट्स को फ्लैशबैक से क्यों याद करते हैं, एक्सपीरियंस से क्यों नहीं? हजारों सालों से आपके और मेरे जैसे ह्यूमन बींग्स जिंदा रहे हैं, रूल किया है, स्ट्रगल किया है और डिसीजंस भी लिए हैं। रेशियल प्रेजुडिस या नस्लीय परसेप्शंस और नाजी जेनोसाइड्स के समय को याद रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन सिन की टेंडेंसी हमेशा बुराई की ओर झुकी रहेगी। इस तरह की ट्रेजेडीज की रिपीटिशन को रोकने के लिए हमें ह्यूमन वैल्यू को याद रखने के लिए टाइम निकालना चाहिए। किसी ने एक बार कहा था कि जो लोग हिस्ट्री नहीं सीखते वे उसे रिपीट करने के लिए कर्स्ड होते हैं। शायद हिस्ट्री को भूलने का भी यही हाल है। हमारा दिमाग एक्सपीरियंसेस को एक स्ट्रेट लाइन में रिकॉर्ड नहीं करता है। हमारे पास 2 मशीनें हैं जो अलग अलग सिचुएशंस को रिकॉर्ड करती हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस बेस्ड है, जो यह रिकॉर्ड करता है कि आप प्रेजेंट में कैसा फील कर रहे हैं। यह पूछता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। दूसरा फ्लैशबैक है, जो पहले हुए किसी पुराने इंसिडेंट को रिकॉर्ड करता है। यह हमसे पूछता है कि हम नॉर्मली कैसा महसूस करते हैं। जो हुआ उसका खुद एक्सपीरियंस करना ज़्यादा एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि हम उस टाइम कैसा महसूस करते हैं यह सबसे एक्यूरेट है। लेकिन फ्लैशबैक ऑन्कोलॉजी उतनी एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि यह इंसिडेंट एंड होने के बाद केवल कुछ मेन यादें ही रिकॉर्ड करती है। यादें एक्सपीरियंस पर हावी होने के 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न ड्यूरेशन को अवॉइड करना कहा जाता है, जहां हम किसी इंसिडेंट के एक छोटे से पार्ट को याद रखने के लिए उसके पूरे सिलेबस को भूल जाते हैं। ऐसा पीक एंड रूल के कारण होता है, जहां हम अक्सर किसी इंसिडेंट के एंड में क्या होता है इस पर ज़्यादा जोर देते हैं।
विजुअलाइजेशन के लिए एक एक्सपेरिमेंट पर सोचें जिसने लोगों की पेनफुल कोलोनोस्कोपी की यादें रिकॉर्ड की। एंडोस्कोपी से पहले लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। एक ग्रुप की कोलोनोस्कोपी बहुत लंबी थी, दूसरे ग्रुप की तेज एंडोस्कोपी थी, लेकिन एंड में दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया। आप सोचेंगे कि सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल वे पेशेंट थे जिनकी कोलोनोस्कोपी लंबी समय तक चली, क्योंकि उन्हें दर्द लंबे टाइम तक सहना पड़ा। उस टाइम उन्हें बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ था। एंडोस्कोपी के दौरान जब पेन के बारे में पूछा जाता है तो एक्सपीरियंस खुद सही जवाब देगा। जिस किसी को भी लंबे समय तक कोलोनोस्कोपी करानी होगी उसे बैड फील होगा। हालांकि एंड में जब फ्लैशबैक खुद हावी हो गया तो जिन लोगों ने ज़्यादा दर्दनाक एंड के साथ तेज कोलोनोस्कोपी की थी उन्हें सबसे ज़्यादा बुरा लगा। एक कोलोनोस्कोपी बहुत लंबे टाइम तक चली और दूसरी काफ़ी फास्ट चली। यह एक्सपेरिमेंट द लॉज ऑफ टाइम एंड पीक एंड थ्रो और हमारी गलत यादों की अनदेखी के इफेक्ट का एक क्लियर एग्जाम्पल देता है। फोकस बढ़ाने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे मेडिटेशन करने से दिमाग सेंटर में होता है। दरअसल मेडिटेशन करने से दिमाग किसी और बात को सोचने के बजाय केवल सेंटर पर फोकस करता है। इससे कंसंट्रेशन बनाने में हेल्प मिलती है। घर में कहीं भी मैट बिछाकर बैठ जाएं, आसपास शांति होनी चाहिए। 20 मिनट के लिए बिल्कुल शांत होकर सांसों पर ध्यान लगाने की कोशिश करें। इससे दिमाग को बहुत आराम मिलेगा। गोल डिसाइड करने से आपको अपना दिमाग फोकस्ड करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इससे आपका दिमाग 100 जगह नहीं भागेगा। इसलिए पहले तय कीजिए कि आपको कहाँ और कैसे फोकस करना है। यानी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक ब्लूप्रिंट बनाइए, कितने टाइम तक आपको पढ़ाई करनी है, किस सब्जेक्ट पर करनी है और कैसे करनी है। इससे आपका दिमाग फोकस्ड होगा और उसी टॉपिक के बारे में एक्सप्लोर कर पाएगा। एक टाइम में एक ही टास्क कीजिए, इससे आपका दिमाग किसी एक चीज़ पर फोकस करेगा। अगर आप ज़्यादा काम हाथ में ले लेंगे तो दिमाग की कंसंट्रेशन भंग होती है। इसलिए सुपरमैन बनने की जगह अपने दिमाग को किसी एक ही चीज़ में लगाइए। अगला पॉइंट है विल पावर। माइंड के फोकस को कंट्रोल करने से हमारे थॉट्स और बिहेवियर पर कैसे ड्रामेटिक इफेक्ट पड़ सकता है। अगर आप ऐसे आदमी हैं जो ब्रेन एनाटॉमी को समझते हैं और किसी ऐसे जानवर के ब्रेन को देखते हैं जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा था, तो आप भी जानवर की पॉसिबल कैपेसिटीज़ का आइडिया लगाने में एबल होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी जानवरों का दिमाग बहुत हद तक एक जैसा होता है। मोस्टली एनिमल्स में एक जैसी दिमाग की लेयर होती है और ब्रेन की बेसिक स्ट्रक्चर्स भी बराबर होती है। ब्रेन के सबसे इंटरनल स्ट्रक्चर्स रीढ़ की हड्डी के सबसे पास के भाग होते हैं, ब्रेन का सबसे पुराना हिस्सा, और ये एरिया वही काम करते हैं जो वे हमारे ओल्ड एंसेस्टर्स के लिए करते थे। ओल्ड ब्रेन फंडामेंटली हमारा वजूद कामों को कंट्रोल करता है, जैसे कि सांस लेना, चलना, आराम करना और खाना खाना, और इमोशंस के हमारे एक्सपीरियंसेस बनाता है। इंक्लूडिंग ह्यूमन मैमल्स ने ब्रेन की एक्स्ट्रा लेयर्स डेवलप की हैं जो ज़्यादा एडवांस्ड फंक्शन करती हैं। फॉर एग्जांपल बेटर मेमोरी, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सोशल इंटरेक्शन और इमोशंस का एक्सपीरियंस करने की एबिलिटी। इंसान के पास एक बहुत बड़ी और ज़्यादा डेवलप्ड बाहरी लेयर होती है जिसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के रूप में जानते हैं, जो हमें इन प्रोसीजर्स में स्पेशली एक्सपर्ट बनाती है। जब हमारा माइंड स्ट्रेस्ड होता है तो हमारी अवेयरनेस बढ़ जाती है और सिस्टम 2 हावी हो जाता है। सिस्टम 1 के कंपैरिजन में सिस्टम 2 हमारे डिसीजंस की दोबारा जांच करता है। इसलिए भले ही हम क्रिएटिव हों, हम कम गलतियां करेंगे। हर काम के लिए किस सिस्टम में मास्टरी हासिल करनी है यह चुनने के लिए आप जानबूझकर माइंड से यूज़ की जाने वाली एनर्जी के अमाउंट को अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपका मैसेज ज़्यादा मोटिवेशनल हो तो मन की कंफर्टेबल सिचुएशन पर स्विच करने की कोशिश करें। ऐसा करने का एक तरीका बार बार रिपीट होने वाली जानकारी के कांटेक्ट में आना है। अगर इन्फॉर्मेशन को याद रखना आसान हो जाता है तो यह ज़्यादा मोटिवेशनल हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ही मैसेज के बार बार कांटेक्ट में आने पर दिमाग ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन देने के लिए बदल जाता है। जब हम कोई चीज़ ऐसी देखते हैं जिससे हम फैमिलियर होते हैं तो हम दिमाग की कंफर्टेबल सिचुएशन में चले जाते हैं। दूसरी ओर स्ट्रेस्ड दिमाग में ऐसी नौकरियां दिलाने में हेल्प की है जिसमें कैलकुलेशन का काम हो। हम उस इन्फॉर्मेशन के कांटेक्ट में आकर इस सिचुएशन में आ सकते हैं जहां कंफ्यूजिंग तरीके दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल,
जब कभी किसी टेक्स्ट के फॉन्ट को पढ़ने में मुश्किल आती है तब प्रॉब्लम को समझने के लिए दिमाग को ज़्यादा फोकस करना होगा और एनर्जी के लेवल को भी बढ़ाना होगा, और इसलिए हमारे गिव अप करने की पॉसिबिलिटी कम होती है। अगला रूल है रिस्क फैक्टर। प्रोबेबिलिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ को कैसे प्रेजेंट किया जाता है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम जोखिम का आकलन और असेसमेंट कैसे करते हैं। जिस तरह से हम थॉट्स का इवैल्यूएशन करते हैं और प्रॉब्लम से निपटते हैं वे इस बात से काफ़ी अफेक्ट होता है कि उन्हें कैसे प्रेजेंट किया जाता है। केवल एक छोटे से डिस्क्रिप्शन को बदलने या किसी स्टेटमेंट और क्वेश्चन पर जोर देने से हमारी रिएक्शंस ड्रामेटिकली बदल सकती हैं। आप सोच सकते हैं कि एक बार जब हम किसी रिस्क की पॉसिबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं तो हर कोई इसे उसी तरह से अपनाएगा। हालांकि यह मामला नहीं है, यहाँ तक कि केयरफुली कैलकुलेट की गई पॉसिबिलिटीज़ के साथ भी किसी नंबर को बदलने से उस तक पहुँचने का हमारा तरीका बदल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग पाएंगे कि किसी रेयर इंसिडेंट के होने की पॉसिबिलिटी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी के बजाय रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के रूप में शो की गई है। एक एग्जाम्पल में, जिसे मिस्टर एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, साइकेट्रिक्स के 2 ग्रुप से इस बारे में काउंसलिंग करते हैं कि इस टाइम मिस्टर जॉन्स को साइकेट्री हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करना सेफ है या नहीं। एक ग्रुप को बताया गया कि मिस्टर जॉन्स जैसे मरीजों के पास दूसरों पर अटैक करने की 10% पॉसिबिलिटी थी, और दूसरे ग्रुप को बताया गया कि मिस्टर जॉन्स जैसे 100 पेशेंट्स में से 10 पेशेंट्स के वायलेंस करने की पॉसिबिलिटी है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ग्रुप 2 में ग्रुप 1 के कंपैरिजन में 2 गुने लोग थे जो लोगों को डिस्चार्ज करने से मना कर रहे थे। हमारा ध्यान स्टैटिस्टिकली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन से ही भटक जाता है, जिसे सेपरेटर इग्नोरिंग के रूप में जाना जाता है। ऐसा तब होता है जब हम विविड मेंटल इमेजेस के फेवर में क्लियर डेटा को इग्नोर कर देते हैं जो हमारे डिसीजंस को अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं 2 सेंटेंसेस बोलता हूँ, जैसे कि फर्स्ट, यह मेडिसिन बच्चों को बीमारी X से बचाएगी, लेकिन इसमें 0.001% परमानेंट डैमेज है, मतलब बच्चे विकलांग हो सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है कि इस मेडिसिन को लेने वाले 1 लाख बच्चों में से 1 परमानेंटली हैंडीकैप हो जाएगा। भले ही दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग एक ही है, लेकिन बाद वाला एक डिसेबल बच्चे की इमेज को सामने लाता है और ज़्यादा इफेक्ट डालता है, और यही रीज़न है कि यह हमें इस मेडिसिन को लेने से हेजिटेशन क्रिएट करता है। हमारे ब्रेन को आंकड़ों के साथ एक हार्ड टाइम का सामना करना पड़ता है। बड़े सैंपल्स के कंपैरिजन में छोटे सैंपल्स में एक्सट्रीम रिजल्ट्स की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन हम आंकड़ों की गारंटी के कंपैरिजन में छोटे सैंपल्स के रिजल्ट को ज़्यादा क्रेडिबिलिटी देते हैं। सिस्टम एक छोटे सैंपल्स के रिजल्ट से अफेक्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे सैंपल्स बड़े सैंपल्स के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। बड़े सैंपल्स ज़्यादा करेक्ट होते हैं। जब हम कैलकुलेट करने के बजाय 6 सेंस करते हैं तो हम गलती करते हैं। अगला पॉइंट है डोंट बिहेव लाइक मशीन्स। ह्यूमन लॉजिक के बेस पर डिसीजंस क्यों नहीं लेते? कोई भी सिलेक्शन कैसे करता है? इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट के ग्रुप ने लंबे टाइम से लॉजिक दिया कि लोग लॉजिकल रीजनिंग के बेस पर डिसीजंस लेते हैं। उनका लॉजिक है कि हर कोई यूटिलिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करता है, इस बात पर जोर देते हुए कि जब कोई डिसीजन लेता है तो वे केवल लॉजिकल डेटा को देखते हैं और सबसे बड़े टोटल यूटिलिटी ऑप्शन को चुनते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यूटिलिटी थ्योरी कुछ सेंटेंस बनाएगा। अगर आप कीवी के कंपैरिजन में संतरे पसंद करते हैं तो आप कीवी लेने की 10% पॉसिबिलिटी के बजाय संतरे लेने की 10% पॉसिबिलिटी चुनेंगे। जाहिर है ऐसा नहीं है। इस एरिया में इकोनॉमिस्ट का सबसे डोमिनेंट ग्रुप शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सेंटर्ड है और उनके सबसे फेमस स्कॉलर मिल्टन फ्रीडमैन है। यूटिलिटी थ्योरी का यूज़ करते हुए शिकागो स्कूल ने माना कि मार्केट में कई सुपर रेशनल डिसीजन मेकर थे, जिसे इकोनॉमिस्ट रिचर्ड थेलर और लॉयर कैस सनस्टीन ने बाद में इकोन्स कहा था। बिजनेसमैन के साथ हर आदमी बिल्कुल एक जैसा बिहेव करता है, अपनी रेशनल नीड्स के बेस पर चीज़ों और सर्विसेज का इवैल्यूएशन करता है। उसके अलावा इकोनॉमिक पीपल भी अपनी प्रॉपर्टी का इवैल्यूएशन रेशनली करते हैं, केवल इससे उन्हें मिलने वाले बेनिफिट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि 2 लोग, जॉन और जेनी, दोनों की कुल प्रॉपर्टी $5 मिलियन है। यूटिलिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग चूँकि उनके पास इक्वल मनी है तो वे इक्वली खुश होंगे।
लेकिन क्या होगा अगर मामले को थोड़ा और हार्ड बना दें। मान लें कि $5 मिलियन की प्रॉपर्टी एक दिन के गैम्बलिंग के खेल का रिजल्ट है और दोनों के शुरुआती पॉइंट अलग अलग हैं। जॉन के पास शुरुआत में केवल $1 मिलियन थे और एंड में उसको 5 टाइम्स ज़्यादा मिले, मतलब अब उसके पास $5 मिलियन है। और जेनी के पास $9 मिलियन थे और जब उसने गेम शुरू किया उसके बाद उसने $4 मिलियन लूज कर दिए और अब उसके पास में $5 मिलियन बचे। क्या आपको अब भी लगता है कि जॉन और जेनी दोनों के पास $5 मिलियन है, वो इक्वली खुश होंगे? जाहिर है हम चीज़ों को महज यूटिलिटी से कहीं ज़्यादा आंकते हैं, जैसा कि हम अगले पॉइंट में देखेंगे, क्योंकि लोग यूटिलिटी को रेशनली नहीं देखते हैं। जैसा कि यूटिलिटी थ्योरी दावा करता है, हम अजीब और इलॉजिकल डिसीजंस ले सकते हैं। 1970 के डेकेड में 2 साइकोलॉजिस्ट ने एक बार और हमेशा के लिए प्रूव कर दिया कि ह्यूमन लॉजिकल क्रीचर नहीं है। डैनियल कॉनवेन और अमोस टावस्की ने कॉग्निटिव बायसेस की खोज की, जिससे पता चला कि ह्यूमन सिस्टमेटिकली ऐसे ऑप्शंस चुनते हैं जो क्लियर लॉजिक को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन कॉनवेन और टावस्की ने जो एक्सेप्ट किया और जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है वह यह है कि इलॉजिकल होना अच्छी बात है। हम इंसान हमेशा फैक्ट्स को ध्यान से जांच कर डिसीजंस नहीं ले सकते, बल्कि एज ए रिजल्ट हम अक्सर बेहतर डिसीजंस लेते हैं। अगर हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस खराब हैं या अच्छे हैं, हम उनको देखते हुए डिसीजंस लेते हैं। क्लियर रेशनलिटी को इस बेस पर डिफाइन किया जाना चाहिए कि आप कुछ गोल्स को कितनी अच्छी तरह पूरा करते हैं। आप स्पेस में रेशनल नहीं हो सकते, इसका कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं प्रॉब्लम यह है कि आप जो चाहते हैं उसे डिफाइन करने में बहुत फ्लेक्सिबल हैं। विदाउट डाउट ऐसे ओकेजन आते हैं जब ह्यूमंस के मोर रेशनल होने से हमें बेनिफिट होगा। फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स में हाल ही में अनएक्सपेक्टेड और कंट्रोवर्शियल पॉपुलिस्ट रेबेलियन के बाद ह्यूमन लॉजिक्स की गिरावट पर बहुत डिस्कशंस हुई हैं। इस बारे में समझ में आने वाली एंग्जाइटी है कि लोग अपने फ़ायदे के खिलाफ क्यों वोट करेंगे। लोग पहले अपना बेनिफिट देखेंगे फिर वोट करेंगे। अगला पॉइंट है सिक्स्थ सेंस। रेशनल थॉट्स के बेसिस पर डिसीजंस लेने के बजाय हम अक्सर इमोशनल फैक्टर से अफेक्टेड क्यों होते हैं? अगर यूटिलिटी थ्योरी गलत है तो कौन सी थ्योरी सही है? एक दूसरा ऑप्शन प्रोस्पेक्ट थ्योरी है, जिसे राइटर ने खुद डेवलप किया है। कॉनवेन का प्रोस्पेक्ट थ्योरी यह दिखाकर यूटिलिटी थ्योरी को चुनौती देता है कि जब हम सिलेक्ट करते हैं तो हम हमेशा सबसे रेशनल तरीके से काम नहीं करते हैं। 2 सिनेरियोज इमेजिन करें, फिर मैटर 1 में आपको $1000 दिए जाते हैं और इनमें से एक को चुनना होगा। 100% $500 लें या एक और $1000 जीतने के लिए 50-50 का दांव लगाएं। मैटर 2 में आपको $2000 दिए जाते हैं और इनमें से किसी एक को चुनना होगा। 100% पर $500 हारें या 50-50 की शर्त पर $1000 हारें। अगर हम केवल रेशनली या इलॉजिकली डिसीजंस लेते हैं तो आप दोनों मामलों में एक ही ऑप्शन चुनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले एग्जांपल में मोस्ट ऑफ द पीपल $500 का सेफ दांव लगाएंगे, लेकिन दूसरे मैटर में मोस्ट ऑफ द पीपल इसका जोखिम उठाते हैं। प्रोस्पेक्ट थ्योरी ये समझाने में हेल्प करती है कि डिफरेंस क्यों है। यह कम से कम 2 रीजंस पर फोकस करती है कि हम रेशनली काम क्यों नहीं करते हैं। दोनों हमारे नुकसान के डर को रेफर करते हैं। इन रियलिटी हम बेनिफिट के कंपैरिजन में लॉस से ज़्यादा डरते हैं। पहला रीज़न यह है कि हम रेफरेंस पॉइंट्स के बेसिस पर चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं। किसी भी सिचुएशन में $1000 या $2000 से शुरू करने से गैम्बलिंग की हमारी कैपेसिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट्स इस बात को अफेक्ट करता है कि हम अपनी सिचुएशन को कैसे इम्पोर्टेंस देते हैं। मैटर 1 में रेफरेंस पॉइंट $1000 है और मैटर 2 में $2000 है, जिसका मीनिंग है कि अगर $1500 बचा है तो यह TH1 पर गेन है, लेकिन TH2 में लॉस है। यहाँ तक कि क्लियर इलॉजिकल फैक्ट्स के साथ भी हम प्राइस को इनिशियल पॉइंट के साथ साथ उस पॉइंट पर गोल प्राइस के माध्यम से समझते हैं। दूसरा, हम घटती सेंसिटिविटी प्रिंसिपल से अफेक्टेड हैं। हमारा एस्टिमेटेड प्राइस उससे अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल $1000 से $900 तक पैसा खोना उतना बुरा नहीं लगता जितना कि $200 से $100 तक पैसा खोना, भले ही कितना भी अमाउंट खोया हो। इसी तरह से हमारे एग्जाम्पल में $1500 से $1000 तक पैसे खोने पर लॉस का प्राइस $2000 से
$1500 तक के नुकसान से ज़्यादा होगा। अगला पॉइंट है आर्टिफिशियल इमेज। साइकोलॉजी क्यों दुनिया को समझाने के लिए एक कंप्लीट पिक्चर बनाता है, लेकिन वे अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस और लाइज की ओर ले जाते हैं। सिचुएशंस को समझने के लिए हमारा दिमाग कॉग्निटिव कोहेरेंस का यूज़ करता है। हम थॉट्स और कंसेप्ट्स को समझाने के लिए कंप्लीट मेंटल पिक्चर्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे ब्रेन में वेदर के बारे में बहुत सारी इमेजेस होती हैं। अगर हमारे पास गर्मी के वेदर की तस्वीर है तो शायद चमकदार एक हॉट सन की तस्वीर हमें ज़्यादा पसीना बहता दिखेगा। चीज़ों को समझने में हेल्प करने के अलावा हम डिसीजन लेने के लिए भी इन इमेजेस पर भरोसा करते हैं। डिसीजंस लेते समय हम इन इमेजेस का मेंशन करते हैं और उसके बेसिस पर एजम्पशंस और कंक्लूजन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम जानते हैं कि गर्मियों में क्या पहनना है तो हम अपने डिसीजन अपने दिमाग में गर्मियों की इमेजेस के बेसिस पर लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम इन इमेजेस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। भले ही आंकड़े और प्रेजेंट डेटा इन मेंटल इमेजेस को गलत साबित करते हों, फिर भी हम इसे अपना मार्गदर्शन करने देंगे। मौसम विज्ञानी सोच सकते हैं कि आज ठंड होने वाली है, लेकिन आप अभी भी शॉर्ट्स और टी शर्ट्स में हैं, जैसा कि आपकी गॉर्जियस गर्मी की तस्वीर आपको दिखाती है कि आप बाहर घूम सकते हैं। हम झूठी मेंटल इमेजेस पर ओवर कॉन्फिडेंस रखते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम को दूर करने और बेहतर भविष्यवाणियां करने के बहुत सारे तरीके हैं। मिस्टेक से बचने का एक तरीका रेफरेंस क्लास फोरकास्ट का यूज़ करना है। नॉर्मल मेंटल इमेजेस के बेसिस पर डिसीजन लेने के बजाय ज़्यादा करेक्ट भविष्यवाणियों के लिए हिस्टोरिकल डेटा का यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, उस टाइम के बारे में सोचें जब आप गर्मियों में बाहर गए हों और अचानक से ठंड हो गई हो। आपने उस टाइम क्या पहना था? तो इस तरह से आप बदलते मौसम के लिए भी तैयार रहेंगे। इसके अलावा आप स्टैंडर्ड और गलत फोरकास्ट दोनों के मामलों में स्पेसिफिक मीजर्स का प्लान बनाने के लिए एक लॉन्ग टर्म रिस्क पॉलिसी बना सकते हैं। तैयारी और बचाव के जरिए आप मेंटल इमेजेस के बजाय प्रूफ्स पर भरोसा कर सकते हैं और ज़्यादा करेक्ट फोरकास्ट लगा सकते हैं। लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन। तेज और धीमी स्पीड से सोचने से हमें पता चलता है कि हमारा दिमाग दो सिस्टम से बना है। सिस्टम एक ईजिली काम करता है और इसमें बहुत कम एफर्ट की ज़रूरत होती है। सिस्टम 2 ज़्यादा सावधानी से काम करता है और ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है। हमारे थॉट्स और काम इस पर डिपेंड करते हैं कि उस टाइम कौन सा सिस्टम ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है। इस बुक समरी को सुनकर जो सबसे इम्पोर्टेंट थॉट है आप ड्रॉ कर पाएंगे, वो फैक्ट यह है कि ह्यूमन ब्रेन्स 2 मोड पे ही काम करता है। नो डाउट कोई भी ह्यूमन कंप्लीट नहीं है और हमारी टेंडेंसी में भी नेगेटिव पार्ट्स हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम अभी भी सबसे कंप्लीट लॉजिकल सोच वाली मशीन के कंपैरिजन में रियल वर्ल्ड के लिए कहीं ज़्यादा सूटेबल हैं। हम अनअवॉइडेबली इलॉजिकल हैं और एज ए रिजल्ट कहीं बेहतर थिंकर हैं। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो ह्यूमन डिसीजंस लेने की हार्डनेस को शो करते हुए हमारे दिमाग के कामकाज में एक इम्पैक्टफुल जर्नी है। सिस्टम 1 और सिस्टम 2 सोच, कॉग्निटिव बायसेस और प्रोस्पेक्ट थ्योरी के डैनियल कहनेमैन की खोज हमारे दिमाग में कैसे काम करती है, इस बारे में वैल्यूएबल इंसाइट देती है। सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करके और सुटेबल होने पर लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ करके हम दोनों सिस्टम्स की पावर का यूज़ कर सकते हैं और बेटर ऑप्शंस बना सकते हैं। ये बुक अपने आप को और दूसरों को समझने के लिए एक गाइड के रूप में काम करती है और हमें क्लैरिटी और नॉलेज के साथ डिसीजंस लेने के कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को पॉजिटिव करने में कैपेबल बनाती है। तो आपको बुक समरी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ये पार्ट थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का सेकंड पार्ट था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं सुना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके फर्स्ट पार्ट को सुन सकते हैं। स्टोरीज की बाकी बुक समरीज को भी सुनें और अपना फीडबैक दें। आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी नई बुक की बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।